कोरोना महामारी की फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में आमजन जो है वो बहुत त्रस्त हुआ है। आज हम आए हैं जेके पारस हॉस्पिटल और यहाँ पर हम मिलेंगे डॉक्टर मधु नाहर रॉय से, जो एमडी मेडिसिन हैं और इन्हें 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आज हम ये जानेंगे कि कोविड को लेकर कई सारी जो भ्रांतियां हैं, कई सारी चीज़ें हमारे मन में हैं, कई सारे सवाल जो आम जनता के मन में हैं, आज हम वो जानेंगे मैम से। तो आइए बात करते हैं मधु मैम से और जानते हैं कि कोविड से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं पेशेंट्स को सामने आती हैं और उनके क्या इलाज हो सकते हैं, किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी होती है। नमस्ते मैम। एक्चुअली देखिए, जैसा कि कोरोना है, हम सब आप जानते हैं कि ये ऑलमोस्ट फरवरी एंड से हमारे कंट्री में एंटर हुआ था। तब से लेके अब तक जो सेकेंड वेव है, तब तक लैक्स एंड लैक्स पेशेंट्स एंड यू कैन से करोड़ पेशेंट्स अब तक हमारी कंट्री के अफेक्ट हो गए हैं कि लोगों ने अपनों को बहुत खोया है, स्पेशली इस सेकेंड वेव में हम लोगों में। और सेकेंड वेव में सबसे ख़राब बात जो रही वो रही कि यंग जो लोग थे उन्होंने काफ़ी इसमें प्रॉब्लम हो गई, उन लोगों को हमें खोना पड़ा। तो फर्स्ट वेव में जो कोरोना था वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव नहीं था, मतलब जिन्हें हम बोलते हैं इन्फेक्टिविटी, कि सपोज एक को कोविड है तो उसका जो साथ वाला है उसको कोविड होगा नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा वो था कि फैमिली का एक अफेक्टेड है तो बाकी के फैमिली वाले लोग स्पेयर हो गए थे, बच गए थे। लेकिन ये जो सेकेंड वेव जो आई, ये हाईली इन्फेक्शियस वेव थी। फैमिली का अगर एक इन्फेक्ट हुआ तो मान लीजिए 100% उस फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो गए। इसलिए इस वेव का बहुत ज़्यादा हमारे पर असर पड़ा। एक बार कोई पर्सन अगर कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया तो उसके बाद में वो वायरस कितने टाइम तक उसके शरीर में रहता है? ऐसे WHO क्राइटेरिया लें या जो नॉर्मल अपना कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, वायरस हो या बैक्टीरियल हो, हम बोलते हैं उसको एक इंक्यूबेशन फेज। इंक्यूबेशन फेज मतलब होता है वायरस जब रेप्लिकेट करना स्टार्ट करता है, डिवाइड करता है बॉडी में। तो नॉर्मली हम कोविड के लिए बोलते हैं कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 10 to 14 डेज है, मतलब मैक्सिमम। तो वो आदमी आपको 10 to 14 डेज तक इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन जहाँ तक मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी का जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक हो जाते हैं, जिनको हम सीवियर निमोनिया बोलते हैं, वो 20 to 24 डेज तक भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। उनकी बॉडी में वो वायरस 20 to 24 डेज तक भी रह सकता है। और कभी कभी तो ये वायरस 45 डेज, और अभी ही लेटेस्ट कल ही न्यूज़ में था कि यूके का कोई एक है जिसको मतलब ही इज़ पॉजिटिव फॉर लास्ट 60 डेज, मतलब 60 डेज एंड इवन 6 months ही इज स्टिल पॉजिटिव। उससे भी ये गाइडलाइन आई थी कि 14 डेज अगर आपने रेस्ट कर लिया है, टेस्ट कराना है नहीं कराना है, ये सब गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज हैं, दे मतलब वही डिसाइड करते हैं कि करना है नहीं करना। बट आइडियली आप मेरे से पूछेंगे तो बेटर है कि 3 weeks तक आप किसी के आइसोलेट। पोस्ट कोविड सिंड्रोम क्या है मैम, जिसको लॉन्ग कोविड भी कहते हैं? राइट। पोस्ट कोविड में देखिए, जब पेशेंट का 2 weeks निकल गया, 3 weeks निकल गया, पेशेंट जब एडमिटेड पेशेंट है या वो डिस्चार्ज हो गया, तो पोस्ट कोविड क्या होते हैं? पोस्ट कोविड में जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो मतलब ऐसे होता है कि माइल्ड केसेस हैं, मॉडरेट हैं, सीवियर है। मतलब ये हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट की, जैसे सिटी स्कैन सबका होता है आजकल, तो स्कैन की रिपोर्ट पे कुछ क्राइटेरिया है कि सिटी स्कोर कितना हुआ, कि 15 एंड अबव है तो हम कह देते हैं ये सीवियर कैटेगरी का, 8 to 15 है तो हम कह देते हैं ये मॉडरेट कैटेगरी का है। तो जहाँ तक आपकी इसकी बात रही, उसमें यह है कि जो माइल्ड हैं, एसिम्प्टोमेटिक है, उनको थोड़ा बॉडी एक, नॉशिया, हेडेक, डिजीनेस, मतलब थोड़ा चक्कर आना, उस टाइप की चीज सिम्टम रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम अभी जो है वो हो रहा है पोस्ट कोविड डिप्रेशन एंड एंजाइटी। लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं कि हमें कोविड हुआ, हमें ये हो गया, हमें वो, मतलब मेंटल स्ट्रेस आप बोल दो। तो ये एक हो गया, उनकी एबिलिटी ही काम करने की कम हो गई है। और दूसरा जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी वाले पेशेंट हैं, उनके डिपेंड करता है कि उनका कोविड के साथ बॉडी का कोई दूसरा सिस्टम इन्वॉल्व था, वो पहले से कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस थी जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं। सपोज कोई हार्ट का पेशेंट था, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट था, कोई ब्लड प्रेशर का था, कोई किडनी का था। तो इनका जो पोस्ट कोविड सिंड्रोम है वो टोटल डिफरेंट होते हैं, उनकी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट में होते हैं। उसमें उनको सपोज जॉइंट पेन हो गया, किसी का लंग सीवियर इन्वॉल्वमेंट थी तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उनको चेस्ट पेन होगा। एक सबसे कॉमन जो सबको लोगों को आजकल पता है कि ब्लड क्लॉट बन जाते हैं। तो क्लॉटिंग, क्योंकि ब्लड थोड़ा सा थिक हो रहा है कोविड में, तो उनके पाँव में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हम बोलते हैं, किसी को ब्रेन में जाके हो रहा है, किसी को सीजर्स आ रहे हैं, किसी को ब्लड में क्लॉट, मतलब ब्रेन में क्लॉट बन रहे हैं।
पैरालिटिक अटैक आ रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप किडनी इंजरी हो रही है, तो ये हर इंडिविजुअल पेशेंट का डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या सामने, किन लोगों को ज़्यादा इसमें वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं? एक एज इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो एल्डरली हैं, जो 60 से अबव हैं, वो थोड़े हाई रिस्क पे हैं। नंबर 2, जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब है जो सपोज कैंसर के पेशेंट है, जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम है, जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स लेते हैं, रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है। नंबर 3 होता है डायबिटीज़। शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी यूजुअली लेस होती है, वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। चौथा, जो ऑलरेडी जो सपोज हार्ट का पेशेंट है, जिसको एंजियोप्लास्टी हुई हुई है या बाईपास हुआ हुआ है, कोई पेशेंट है किडनी का जो डायलिसिस पे चल रहा है, या पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट है, ये सारे पेशेंट हाई रिस्क पे हैं। 90% माइल्ड केसेस को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जो माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक होते हैं उनमें भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। उसमें किसी को लंबा फीवर परसिस्ट कर जाता है, 14 डेज 3 वीक्स का फीवर। जॉइंट पेन आजकल सबसे कॉमन देखते हैं, जो माइल्ड थे एसिम्प्टोमेटिक थे उन्हें जॉइंट पेन, जिसको हम पोस्ट कोविड आर्थराइटिस या आर्थरेल्जिया बोलते हैं, वो एक कॉमन। सपोज कोई डिस्चार्ज हुआ या घर पे ही आइसोलेटेड था और उसको कोई अपने अपर हैंड में या लोअर में किसी में कोई जॉइंट में पेन हो गया, तो उसे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। फिर जो डॉक्टर जो भी CRP या ESR या जो भी टेस्ट बोलता है वो टेस्ट कराने, तो ये पोस्ट कोविड आर्थराइटिस हो गया। एक होता है कि कोविड के बाद शुगर्स हाई हो रही, जो पेशेंट पहले भी डायबिटिक नहीं थे पर वो शुगर्स ज़्यादा लेके वापस आते हैं, तो एक उसमें भी 2 ही रीज़न है। एक तो उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, दूसरा कि उनकी जो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन थी और जो स्टेरॉइड्स हम दे रहे थे उसकी वजह से उनके शुगर, तो उनको रेगुलरली जैसा भी डॉक्टर एडवाइस करेगा कि उनको डेली शुगर्स चेक करनी है, डेली ऑल्टरनेट डे या वीकली शुगर्स चेक है। जो हार्ट पेशेंट है उसको अगर न्यू ऑनसेट एंजाइना हो जाता है, सपोज उसको चेस्ट पेन वापस हो गया, तो उसको वो कंसर्न है। तो ये सब चीज़ें हैं। कोई बहुत ज़्यादा किसी को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई, ब्रेथलेस हो गया, तो उसको इमिडिएटली रिपोर्ट करना है। काउंसलिंग के बारे में क्या कहना है आपका? देखो, पोस्ट कोविड काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि सारे पेशेंट जो अभी भी फॉलोअप में आ रहे हैं, लास्ट 1 ईयर वाले कोविड वाले, वो हमेशा आके यही कहते हैं, मैडम अभी भी ऐसा लगता है कि हम एक रूम में बंद हैं। जो 14 डेज उनके आइसोलेशन के निकले वो बहुत पैनिक फेज में निकलते हैं, तो उसमें काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल जो स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है, मतलब योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अच्छा फ्लूइड इनटेक रखना है, अच्छी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको, और उनको अपने आप को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखना है। मतलब अननेसेसरी स्ट्रेसफुल चीज़ें उन्हें नहीं करनी है, स्पेशली उसमें स्मोकिंग एंड अल्कोहल जो हम बोलते हैं, मतलब उनको अवॉइड ही करना है जो चीज़ें उनको स्ट्रेस में डालती है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है लंग। जो लंग है वो मॉडरेट टू सीवियर कोविड वाला अच्छा इन्वॉल्व हो जाता है। उसमें जो रिकवरी फेज जिसको हम बोलते हैं, लंग का इन्वॉल्वमेंट है कि मतलब उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ब्रीदिंग में बहुत अलग अलग है। एक तो बात करते करते पेशेंट को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई, कोई कहता है कि मैं 100 मीटर्स चल लेता हूँ, कोई कहता है 1 किलोमीटर चल लेता हूँ। तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। तो लंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोविड कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि जो लंग की जो कॉम्प्लायंस है, जो लंग की कैपेसिटी आप बोल दो, वो नॉर्मल जो हमारी प्री कोविड थी उतनी कोविड के बाद नहीं रहती है, क्योंकि में तो यही इफेक्ट, क्योंकि जो लंग जो है वो हीलिंग के टाइम स्कैर बन जाता है, मतलब उसकी, मतलब आप ऐसे बोलें कि श्रिंक हो गया लंग। तो श्रिंक हो गया तो नॉर्मल सपोज 400 ml हमारी कैपेसिटी थी लंग की, तो वो 400 से कम होकर 200 हो गई। तो आप नॉर्मली जो काम आज से प्री कोविड फेज में करते थे कि आप कहते मैं 5 किलोमीटर चल लेता था, अब मैं नहीं चल पाता हूँ, या ट्रेडमिल कर लेता, अब नहीं कर पाता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट लंग के लिए वही, या तो लंबी खांसी चलेगी, या उसको ब्रेथलेस हो जाएगा, या उसको लंग इन्वॉल्वमेंट की वजह से चेस्ट पेन हो जाएगा। तो एक तो लंग हो गया। सेकंड इंपॉर्टेंट आता है हार्ट। हार्ट में भी 2 तरह का होता है, एक तो हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है, और दूसरा हार्ट अटैक हो जाते हैं। ड्यूरिंग कोविड ही बहुत पेशेंट्स को MI हो जाते हैं, मतलब कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। तीसरा आ गया किडनी। किडनी में यही है कि एक अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं हम, कि पेशेंट का यूरिन कम हुआ, पेशेंट के जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ गए। एक कभी रेयर ऐसा होता है कि वो जो अक्यूट किडनी इंजरी है वो क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो जाती है। फोर्थ होते हैं ब्रेन के इफेक्ट। उसमें लोगों को लकवा का पैरालिसिस हो जाते हैं, किसी को ब्लीड हो जाते हैं ब्रेन में, किसी को इन्फाक्ट हो जाते हैं। आजकल किसी को गुलेनबेरी सिंड्रोम बोलते हैं कि चारों हाथ पांव वीक हो गए, काम करना बंद कर दिया, किसी को फिट्स आ जाते हैं। तो बहुत तरह तरह के हर बॉडी का ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाता है कोविड में। सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है कि म्यूकोरमाइकोसिस,
बिल्कुल। तो वो जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो आजकल सबसे ज़्यादा है कि जो कोविड पेशेंट थे, जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज थे, स्पेशली जो डायबिटिक थे, जिनकी अनकंट्रोल शुगर चल रही थी, वो फंगल इन्फेक्शन को प्रोन हो गए और उनको फंगल म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। क्या चीज़ें होती है जिससे ये म्यूकोरमाइकोसिस में कन्वर्ट हो जाता है? देखिए, जहाँ तक हम अभी जो और म्यूकोरमाइकोसिस जैसा कोई चीज़ नहीं थी ड्यूरिंग फर्स्ट वेव। हाँ बिल्कुल, कोई नहीं जानता था कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या है। सेकेंड वेव में भी ये लास्ट 1 और 2 मंथ से हमें कि ब्लैक फंगस करके जो आम जनता में एक वो है कि ब्लैक फंगस हो गया। अभी लोग नॉर्मली वॉक इन करते हैं कि देखो हमारी टंग में क्या हो गया, हमारी हाई में क्या हो गया, मतलब कुछ भी होने से मतलब लोग इतने पैनिक है कि हमें फंगल इन्फेक्शन हो गया। नॉर्मल फंगल इन्फेक्शन ऐसे नहीं होता है किसी को भी, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई शुगर है। हाई शुगर का मतलब क्या होता है कि फंगस को एक मीडिया मिल गया तो वो उसमें ग्रो करने लग जाता है। तो शुगर के जो पेशेंट है जिनकी अनकंट्रोल शुगर थी बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स या कैसे, वो प्रोन है फंगल के। आम जनता इसके लिए प्रोन नहीं है। दूसरा, जो ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारी हॉस्पिटल्स में होती हैं, कंसनट्रेटर्स होते हैं, उसके जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोर्स हैं। फंगस भी आप देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा पता चलेगा कि उन्हीं पेशेंट्स को है जो एडमिटेड थे, जिनके ऊपर ऑक्सीजन सप्लाई थी, जो ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे या जिनको वो बाईपैप लगे थे, ज़्यादा लंबे तक रहे थे, जो वेंटिलेटर पे थे। क्योंकि वो उनका जो ह्यूमिडिफायर है या जो भी है उसकी आप क्लीनिनेस बोलो या जो भी बोलो, जो क्लीन नहीं थे, जब फंगल ग्रो करने का मीडिया था, तो वो लोगों को ज़्यादा हो रहा है, आम पब्लिक को नहीं हो रहा है। या सपोज किसी को कोविड हुआ, जो सीवियर कोविड था, वो खेतों में चला गया, जब फंगल स्पोर्स होते हैं जी, तो वो लोग ज़्यादा प्रोन हो गए। एक पेशेंट जो कोरोना से अफेक्ट हो गया है, उसे आप कब कहते हैं कि ये अब बिल्कुल ठीक है, सेफ है और आगे नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है? देखिए, वही बात है कि माइल्ड था तो हमने कह दिया कि 10 डेज के बाद में तुम बिल्कुल फ्री हो, तुम ये सिम्टोमेटिक हो गए। 99% उसको कुछ नहीं होगा। 1% चांसेस है कि उसको कोई पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, नॉट इवन 1.1% आप बोल दीजिए। जो मॉडरेट वाला था, जो निमोनिया था, जो हॉस्पिटलाइज हो गया है, उसको आने वाले जो मैक्सिमम क्रिटिकल फेज आप बोलोगे, वो बोल दो आप 3 to 6 एक्टिविटी। और जो सीवियर वाला है उसका मिनिमम 3 मंथ्स के बाद ही उसको अपनी ग्रेजुअल एक्टिविटी शुरू करनी है। बाद का रूटीन क्या होना चाहिए? एक नॉर्मल, एक प्रॉपर रूटीन अगर आप किसी पेशेंट को सजेस्ट करें तो क्या होगा? बाद का रूटीन में देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन, हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट। खूब सारे वेजिटेबल्स लो, खूब सारे फ्रूट्स खाओ, मतलब डिपेंडिंग कि डायबिटिक नहीं हो तो जो भी रेस्ट्रिक्शन है डायबिटीज, उसके अलावा। सेकंड इंपॉर्टेंट होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा एक्सरसाइज करनी, खुद कर लेता है स्पायरोमेट्री और जो अनुलोम विलोम, जो भी प्राणायाम टाइप का जो एक्सरसाइज होता है, योग, वो करे। थर्ड, अगर बहुत सीवियर लंग था तो फिजियोथेरेपिस्ट की असिस्ट के साथ में ही कोई लंग की फिजियोथेरेपी करे। खूब अच्छा हाइड्रेशन रखे अपनी बॉडी का। फोर्थ, रेगुलर चेकअप कराता रहे, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे, एंजाइटी फ्री रहे, अपना एक्टिविटी ऐसी करे, योगा मेडिटेशन करके कि अपने आप को एंजाइटी और स्ट्रेस फ्री रखे। विल पावर का कितना रोल है इसमें? विल पावर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। परसों ही हमने एक पेशेंट डिस्चार्ज किया है, उनकी स्टे थी ऑलमोस्ट 37 to 40 डेज हमारे पास। सीवियर कोविड था, बट उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग था, जिनका लंग का स्कोर कहते हैं हम 24 था, 25 आउट ऑफ 25 था। लेकिन डे 1 से वो इतने पॉजिटिव थे कि नहीं, मैं ठीक होके ही रहूँगा। नेगेटिविटी कोविड पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज है कि बी स्ट्रॉन्ग। विल पावर जितनी स्ट्रॉन्ग रखोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। लास्ट मई में भी मैंने एक पेशेंट डिस्चार्ज किया था, तो उन्होंने भी बस वो इतने पॉजिटिव थे कि अल्टीमेटली दे केम आउट फ्रॉम ऑल द कोविड कॉम्प्लिकेशंस। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना स्ट्रॉन्ग विल पावर रखें, मजबूत बने रहें। कोरोना महामारी में अब तक का अगर आपका एक्सपीरियंस पूछें कि कोई केस या जो आपको बहुत ही ऐसा लगा कि नहीं, ये कुछ अलग था, जो एक मेरे लिए भी एक लर्निंग हो गया, कुछ ऐसा आप देखिए, अगर आप ये कहें तो मेरे को एग्जैक्ट डेट एंड टाइम भी याद है उस चीज़ का। जी। ये बात है 28 फरवरी 2020 की। रात को 10 साढ़े 10 बजे मुझे हॉस्पिटल की इमरजेंसी से कॉल आया था कि मैम एक इटालियन नेशन है, फॉरेनर आया है, लैंग्वेज थोड़ी इशू है, बट कोल्ड, कफ एंड फीवर है और थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 88-90 है। एज यूजुअल हम घर पे होते हैं रात को 10:30-11 बजे। तो मैंने इमरजेंसी डॉक्टर को बोला
ठीक है तुम इनको आईसीयू में एडमिट करो, आईसीयू में एडमिट करके और तुम अपना जो हमारा रूटीन मैनेजमेंट होता है, एंटीबायोटिक देनी है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देनी है। फिर नाइट निकल गया, मॉर्निंग दूसरे दिन जैसे ही मैं राउंड पे गई तो वो रूटीन जैसे अपना राउंड आईसीयू का स्टार्ट होता है, तो मैं सबसे पहले उस पेशेंट के पास पहुंच गई जो फॉरेन नेशन था। जैसे ही मैं उस पेशेंट के पास पहुंची, उस पेशेंट को लैंग्वेज प्रॉब्लम था, तो आई जस्ट स्टार्टेड कि आप कौन से नेशन के हो, क्या है, आई डोंट नो उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, इट्स ऑल मीन्स गॉड और आई डोंट नो मतलब क्या हुआ। उस पेशेंट ने मुझे बोला कि मैम मैं आई एम फ्रॉम इटली। तो मुझे कैसे क्या हुआ कि इमीडिएटली आई सस्पेक्टेड कोविड इन दैट पेशेंट, जबकि उस टाइम हमारे कोविड के केवल 5 केसेस थे पूरे इंडिया में। तो आई वॉज लाइक कि अर्ली स्टेज हाँ कि ये कोविड सस्पेक्टेड है एंड आई इमीडिएटली रेज द अलार्म कि ये कोविड हो सकता है। उस टाइम हमें अलाउड नहीं था कोविड खुद को ट्रीट करना, तो हमारे वहाँ पे एक जयपुर में SMS हॉस्पिटल होता था जो मेडिकल कॉलेज है, हमने इमीडिएटली उनको कॉल किया, रेफर किया, शिफ्ट किया एंड अल्टीमेटली दैट पेशेंट केम आउट टू बी कोविड पॉजिटिव। सो दैट वाज लाइक आई एम द फर्स्ट इन राजस्थान हु हैज डायग्नोज्ड दिस and the diagnosed and declared. yeah and the sixth and he was the 6th patient of the country. उसके बाद में अगर दूसरा है कि एक और भिलवाड़ा में एक बहुत बीच में जब शुरू में भिलवाड़ा का एक कोई हॉस्पिटल था जहाँ खूब सारे, तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली दैट वाज आल्सो माय पेशेंट। सो आई एम द फर्स्ट वन इन राजस्थान सो हु हैज seen all this type whatever has happened in last so many Were they months. cured or what? No, unfortunately that Italian patient died. Oh. He had cardiac arrest. Okay. But the other patient he survived. Okay. And the Italian में ये हुआ कि there were almost 27 लोग थे उनके, जो पूरा बस था including driver, all were positive. तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मधु नाहर रॉय मैम, और इनसे हमने जाना कि कोरोना होने के बाद भी कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने आते हैं, कई सारे लोग उनसे आज भी जूझ रहे हैं, कई सारी चीज़ें जिनमें पहले से कोई और बीमारी भी थी उनको कुछ अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशन से जूझना पड़ा है। लेकिन इन सबसे अगर आपको लड़ना है, इन सबसे अगर आपको आगे आना है तो डॉक्टर्स की बात माननी पड़ेगी, ट्रीटमेंट्स आपको प्रॉपर लेना पड़ेगा, और उसके साथ ही मैम से हमने जाना कि विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए और यही आपको इस कोरोना से बाहर निकालने में मदद करेगा। CBC न्यूज़ में ऐसी ही और कुछ इन्फॉर्मेशंस के साथ हम आते रहेंगे और आपको इसके बारे में जागरूक भी करते रहेंगे। CBC न्यूज़ राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।